हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निर्मा दरंगा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सभी साथियों को एक बार फिर से गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, अपन तैयारी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रीट पात्रता परीक्षा 2025 की। और इसमें भी अपन रीट पात्रता परीक्षा में भी अपन तैयारी कर रहे हैं मेन हिंदी की। हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, उन 30 क्वेश्चन की अपन तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अपन जो प्रीवियस ईयर में जो पहले पेपर आए हुए हैं उन पेपर को देख रहे हैं। तो उसमें से अपन ने 2 पेपर पहले देख लिए हैं और आज अपना ये रहने वाला है पेपर नंबर 3 जो 2018 वाला है। जो इससे पहले अपन ने दो पेपर देख लिए हैं। एक था 2022 का और दूसरा था 2021 का। तो ये 2 पेपर हमने देख लिए हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। और आज अपना रहने वाला है पेपर रीट पात्रता परीक्षा 2018 वाला पेपर। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं और आज की क्लास के साथ बने रहें। और अपन देखेंगे आज 2018 का पेपर। जो पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इससे अपन को आइडिया लग जाएगा कि आगे के प्रश्न कैसे आएगा, कैसे पेपर आएगा 2025 का, उसके बारे में अपन को आइडिया लग जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेपर 2018 की। तो दोस्तों, ये रहा अपना पेपर और पेपर की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। तो सुन लीजिए एक मोटिवेशन लाइन। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने डर को हराना होगा, फिर अपने सपनों को पाना आसान होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो मोटिवेशन लाइन क्या बोली। तो चलते हैं अपने पेपर की ओर। आज अपना पेपर है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको अपन क्या कहते हैं, रीट परीक्षा 2017 का पेपर। और इसका आयोजन हुआ था 11 फरवरी 2018 को। और ये पेपर है लेवल फर्स्ट का, और वो भी किसका? हिंदी का। किसका है? हिंदी का। हिंदी का। और हिंदी के अपन इसमें 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य में से सही विकल्प चुनिए। ये 4 विकल्प दिए हुए, इसमें से अपन को सही विकल्प है उसको चुनना है। तो विकल्प को पढ़ते हैं। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। क्या है? राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। ये तो ठीक है, सही है ये वाला अपना आंसर। और जो फर्स्ट में है वही अपना आंसर है। दूसरे वाला ऑप्शन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। भाई, पानी फिरता नहीं है, क्या होता है पानी? गिरता नहीं है, फिरता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। वापस पढ़ लेते हैं। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। गिरता नहीं है भाई, क्या होता है? फिरता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ये कह रहा है वह अपनी माँ की आँख का चांद है। आँख का चांद नहीं होता है, आँखों का तारा होता है। और डी ऑप्शन है तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तो सांस में दम नहीं आता है, नाक में दम आता है। किस में आता है? नाक में। और इसमें आँख का चांद नहीं होगा, ये होगा तारा। क्या होगा? तारा। और ये गिर गया वो वाला होगा। तो इसमें से फाइनली जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड क्लास को शेयर ज़रूर करें। आपसे निवेदन है। और क्लास को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। और आप दोस्तों
मुझे ये भी बताएं कि आपको क्लास विश्लेषण वाली ज़्यादा पसंद है या फिर सीधे प्रश्न पढ़ के मैं सीधा आपको आंसर बता दूँ। तो इसकी भी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे भी पता चले। अब में से कोई साथी ऐसे भी होंगे जो उनको ये क्या कहते हैं विश्लेषण वाला अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर कोई ऐसे सोचता होगा कि मतलब प्रश्न पढ़ के सीधा आंसर बता रहे तो इसके बाकी ऑप्शन भी बताए तो अच्छा होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपन शुरुआत कर अपने पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। तो एक से अधिक साधारण वाक्य से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो इसका ये आंसर रहेगा। और पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसमें से लोकोक्ति का जो अपना सही अर्थ होगा वो होगा बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना। सुफल यानी अच्छा फल। सुफल का क्या मतलब होगा? अच्छा फल। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। किसमें? संश्लेषण में सिखाने की प्रक्रिया क्या है? तो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया वो है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ण शब्द और वाक्य। तो अपन सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाएंगे? वर्ण का उच्चारण। क्या सिखाएंगे? वर्ण का उच्चारण। फिर उसको वर्ण लिखना सिखाएंगे कि इस प्रकार से ये अ लिखा जाता है। फिर अ और आ मिल के ये अ और अ मिल के अ और अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। आ बनता है और आ के साथ अपन म जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया? आम बन गया। ये हो गया ये हो गया शब्द। और अगर इससे अपन को वाक्य बनाना है तो इसके आगे अब अपन जोड़ देंगे राम आम खाता है। तो ये अपने हो गया वाक्य। इस प्रकार से अपन संश्लेषण विधि में सिखाएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा वर्ण शब्द और वाक्य। देखते हैं आगे का प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ का स्पष्ट करने की विधि है। यानी कि जो गद्य शिक्षण होता है जिसमें शब्द को स्पष्ट करने की कौन सी विधि है? तो वो विधि है उद्बोधन विधि। जिसमें टीचर होता है जो किताबों को पढ़ करके और जो कठिन शब्द होते हैं उसको अपन को समझाते हैं, वो वाला होता है जो उद्बोधन विधि के अंदर आता है। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, स्रोत लेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। तो रेफ संबंधी जो अभ्यास नहीं है वो इसका आप एक बार तो इसका मतलब समझिए कि रेफ का क्या अर्थ होता है। तो रेफ का मतलब होता है स्वर रहित वर्ण। यानी कि जैसे ये र लिखा है तो मैंने इसमें से इसको हलंत कर दिया, इसको ऐसे हलंत कर दिया तो इसमें से अ की ध्वनि निकल गई और ये आधा बच गया। इसमें से क्या होगा? अ की ध्वनि निकल गई और ये आधा हो गया। तो इस प्रकार से किसमें आधे वर्ण आधे र शब्द की आधे र वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। यानी कि जिसमें आधे र वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो वो वर्ण ऐसा कौन सा जिसमें नहीं हुआ है? जिसमें नहीं हुआ है उसको बताना है। तो कर्म में तो है र, ये ऊपर इस प्रकार से लगा हुआ है। और ये फॉर है, बी वाला आंसर इसमें इसमें नहीं लगा हुआ है। और सी में भी इस प्रकार का लगा हुआ है। और प्रकाश में भी ये वाला र लगा हुआ है। तो ये 3 र के प्रकार हो गए। और इसमें इसमें
इसमें भी कबूतर को अपन पढ़ते हैं तो इसमें र पूरा आ रहा है, ये स्वर रहित नहीं है, पूरा वर्ण है। तो अपने नहीं है का आंसर पूछा था तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा, कबूतर। तो इसमें रैप संबंधी अभ्यास का अभ्यास नहीं हुआ है, यानी कि आधा वर्ण प्रयोग नहीं हुआ है। आगे की ओर देखते हैं। आगे का क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है। तो इस मत का समर्थन किसने किया है, अपन को आंसर बताना है। तो इस मत का समर्थन किया है महात्मा गांधी ने। आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। हर्बट उपागम के पद, हर्बट उपागम के पद बताने हैं। हर्बट उपागम के पद कितने होते हैं, तो इसमें से सही आंसर रहेगा वो होगा 5। आंसर नंबर क्या होगा, 5। हर्बट उपागम ने 5 पद बताए हैं। आगे का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। तो ये जो शिक्षण में इकाई का जो संप्रत्यय है, इकाई योजना जिसने बनाई थी उसका है, उसका सही आंसर रहेगा मॉरिसन। क्या रहेगा, मॉरिसन इसका सही आंसर रहने वाला है। जिन्होंने क्या किया था, इकाई का संप्रत्यय मतलब इकाई अंक का वो क्या किया था, प्रतिपादन किया था। इन्होंने इकाई का वो प्रतिपादन किया था 1956 में। कब किया था, 1956 में। तो इसका ये मॉरिसन वाला सही आंसर हो जाएगा। और आगे का प्रश्न देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाषाई कौशल का लिखित, यानी कि लिखित सीधा सीधा पूछा है तो लिखित का मतलब तो क्या होता है, लिखना ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिखना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ढ का उच्चारण स्थान है। इसमें से ढ का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके ऊपर ऐसे आएगा, ऐसी मात्रा मूर्धा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए सॉरी। इसका सही आंसर रहेगा ये वाला। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। अध्ययनात्मक जो पक्ष है वो कौन सा है इसमें से, तो वो हो जाएगा प्राकथन। प्राकथन क्या है, अध्ययनात्मक पक्ष है। इससे क्या होता है कि प्राकथन में पाठ्य पुस्तक में दी जाने वाली विषय सामग्री से जुड़ी होती है कुछ खास बातें जो अपने काम की होती है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वैचारिक सामग्री है। तो वैचारिक जो सामग्री है वो इसमें से है मूल विषय वस्तु। मूल विषय वस्तु है वो क्या है, वैचारिक सामग्री है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। श्रव्य दृश्य साधन है, यानी कि जिससे अपन जिस देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसा कौन सा साधन है, तो वो हो जाएगा चलचित्र। कौन सा होगा, चलचित्र, जिसमें टीवी, कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह होता है। ये जो मोबाइल स्क्रीन, जैसे कि अच्छा उदाहरण दूँ तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ और आप फोन में देख के पढ़ रहे हो, तो वो हो जाएगा
श्रव्य दृश्य साधन जिसको अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चलचित्र। दोस्तों, अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो और आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आपको क्लास जैसे भी लगती है आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे भी तो पता चले, है ना। तो पढ़ते हैं अपने आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है। तो नाटक का संबंध है जो किस ज्ञानेंद्रिय से है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कान व आँख से। कान व आँख से कैसे होगा, तो दोस्तों नाटक को अपन कान से क्या करते हैं, सुनते हैं और आँखों से क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपना सही आंसर। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। तो सत्र की समाप्ति पर जो अपने मूल्यांकन होता है, वार्षिक परीक्षा जिसको अपन कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, संकलात्मक मूल्यांकन। यानी कि पूरे साल का टेस्ट वेस्ट अर्धवार्षिक वगैरह सभी का मिला कर के जो लास्ट में संकलन किया जाता है, यानी कि वार्षिक परीक्षा का आयोजन होता है और फाइनली जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, संकलात्मक मूल्यांकन। तो इसका ये अपने सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। इसमें से नहीं कौन सा है वो बताना है। तो शिक्षक निर्मित सामग्री, या फिर शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के लक्ष्य, या पाठ्य पुस्तक के प्रकरण, या प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला आंसर होगा ये, शिक्षक निर्मित सामग्री इसमें उपयोगी नहीं है। और ये जो 3 है वो इसमें उपयोगी है। शिक्षण के लक्ष्य हो गए, पाठ्य वस्तु के प्रकरण हो गया और प्रश्नों के प्रकार हो गए। तो ये ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी है और ये जो शिक्षक निर्मित सामग्री है वो नहीं है। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, उपचारात्मक शिक्षण है। इसमें से जो उपचारात्मक शिक्षण है उसको बताना है। तो अपना इसमें सही आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। ये क्या है, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना उपचारात्मक शिक्षण है। पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, वहाँ शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसमें से ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है उसको बताना है। तो वो होगा सी ऑप्शन, निर्विरोध। निर्विरोध में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। कैसे देखते हैं। एक तो हो गया नी, फिर धन, वी हो गया वी। ये 2 उपसर्ग हैं इसमें और बाद में प्रत्यय हो जाएगा रोध। क्या होगा, रोध। एक तो नी उपसर्ग है और नी है जिसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है और फिर ये वी हो जाएगा और धन, ये बाद में, ये क्या है, ये प्रत्यय है और ये 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। तो अपन को फाइनली आंसर मिल गया कौन सा, निर्विरोध। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 आपको दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है उससे अपन को क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो इसमें से जो सही आंसर है उसको अपन को बताना है कि कौन सा है जो जातिवाचक वाचक से भाववाचक बन रहा है। तो वो आंसर है दानव और दानवता। दानव क्या है, दानव एक जाति है। जाति यानी कि क्या कहते हैं, जो राक्षस जिसको कहते हैं वो राक्षस जाति। तो उसका भाववाचक क्या बन जाएगा, दानवता।
तो ये अपन को सही आंसर मिल गया। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि जो मौलिक शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल जो किसी की नकल न हो। क्या? मूल शब्द जो किसी की नकल न हो, तो वो क्या होगा? मौलिक। समझ गए होंगे आप। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है? आकाश का सही पर्यायवाची। तो आकाश का इसमें से जो सही पर्यायवाची रहेगा वो ये भी ऑप्शन रहेगा व्योम। और आकाश के दूसरे पर्यायवाची नभ, व्योम, गगन, अंबर, ये सब क्या है? आकाश के पर्यायवाची हैं। तो अपन को ये पर्यायवाची क्या होगा? करना होगा, याद करना होगा। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आस पास शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें से अपन को इस शब्द में कौन सा समास है, इसमें से ढूंढ के बताना है कौन सा समास है। तो आस पास में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसका उदाहरण कल भी आया था। जिसके बीच में कौन सा योजक चिन्ह जुड़ता है? और, या, तथा आदि योजक चिन्ह जुड़ते हैं, तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। यानी कि आस पास, आस या पास, तथा ऐसे माता पिता, माता और पिता, भाई और बहन, लाभ या हानि। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्या कह रहा है? अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? यानी कि अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय, इसका क्या मतलब है वो बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा अनिष्ट करने वाला। क्या रहेगा? अनिष्ट करने वाला। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही आंसर रहेगा, अनिष्ट करने वाला। ये इसका सही आंसर है। और देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से जो पुल्लिंग है उसे बताना है। तो इसमें से जो पुल्लिंग है वो हो जाएगा अभिमान। अभिमान है जो इसमें क्या है? पुल्लिंग है। और ये जो बाकी 3 ऑप्शन है, शिक्षा, अच्छी और बहस, ये तीनों क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। तो इसका फाइनली आंसर है अभिमान। अभिमान क्या है? पुल्लिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। इसमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? यानी कि जो 4 विकल्प दिए उसमें से जो सही विकल्प है उसे चुनना है। तो इसमें सही विकल्प रहेगा गौ और गोय। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें सही है। और अगर देखें तो सी वाला ऑप्शन भी सही है। जैसे स्कूल और स्कूलें, ये भी एक वचन और बहुवचन में, मतलब ये पूछा है एक वचन का बहुवचन क्या होगा, तो ये दोनों इसमें सही है। दोनों ऑप्शन सही है। और जो पेपर था मैंने देखा था उसमें भी 2 ऑप्शन कर रखे थे। तो आप ऐसे नहीं सोचे कि एक ऑप्शन में 2 कैसे हो सकते हैं। तो हो सकते हैं अगर वो ए और बी दोनों सही करे, ऐसे वाला ऑप्शन हो तो इसमें हो सकता है। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। वाक्य में कौन सा, यहाँ पे सॉरी बाल हो गया, यहाँ पे काल काल है। तो अब इस पे ध्यान ना दे, ये काल लिखा हुआ है। तो एक बार और मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ।
अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा काल होगा, ये होगा संभावित भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल इसमें सही आंसर होगा। यानी कि संभावना है कि मतलब वो पढ़ा रहा होगा, अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, अपन ऐसे संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो पढ़ा रहा होगा, तो वो किस में आ जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल में आएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। तो इसमें प्रणाली, ये जो प्रणाली शब्द दिया हो इसका जो सही अर्थ है वो बताना है। तो वो हो जाएगा परंपरा और पद्धति। इसमें भी दोस्तों दो आंसर हैं और ऐसा ही आएगा कि आंसर कौन सा सही है, तो ए और सी दोनों सही है। ठीक है, इसमें जो प्रणाली शब्द है उसका आंसर है परंपरा और पद्धति, दोनों आंसर, यानी कि ए और सी आंसर। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 27 को अपन ने कर लिया और ये रहा 28। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। यानी कि ये जो किया हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है, ये विस्मयादिबोधक है। क्या है, विस्मयादिबोधक है। ये संकेत ऐसे चिन्ह हिंदी में बहुत सारे होते हैं। ये जो ऐसे हो जो इसको पूर्ण विराम कहते हैं, ऐसे को कोमा कहते हैं, सॉरी अल्प विराम कहते हैं। कल एक उदाहरण वाला प्रश्न आया था, आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। ये इस प्रकार का जो होता है वो उदाहरण का होता है, और ये ऐसा जो होता है जो योजक का होता है। ऐसे बहुत सारे इसमें ये योजक चिन्ह होते हैं। तो ये वाला जो है वो क्या है, आश्चर्यचकित। इसका मतलब होता है कि इस प्रकार से अगर किसी बात को बोला जाए, वाक्य के अंदर अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा हो तो वो आश्चर्यजनक बात होती है। विस्मयादिबोधक, इसको क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। ये रहा अपनी क्लास का लास्ट प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 दिखा रहा है। आगे मेरे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। मैंने एक ही प्रश्न को 2 बार लिख दिया होगा, तो वो मेरे लास्ट में 29 नंबर पे आया। वैसे तो आप गिनोगे तो 30 प्रश्न हो रहे हैं, तो अंक लिखने में गड़बड़ी हो गई है तो दोस्तों माफ़ करना। और पढ़ते हैं अपने प्रश्न को। फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। ये जो वाक्य दिया है उसमें क्या है, अशुद्धि है। तो वो अशुद्धि कौन सी अपन को पहचान करनी है और बतानी है। तो इसमें से कौन सी अशुद्धि है, मतलब किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें देखते हैं वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, या कारक संबंधी, या लिंग संबंधी। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा कारक संबंधी। अगर दोस्तों आपको पता हो तो ये जो आपको दिख रहा है वो अशुद्धि है। इसमें कौन सी, फल को खूब पका होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फल इसको ये को काट देते हैं तो इसका अपने ये सही वाक्य बनाएंगे तो दूसरा वाक्य बनेगा फल को पका होना चाहिए। तो ऐसा वाक्य सही होगा। ये जो को लगा है ये कारक संबंधी क्या है, अशुद्धि है। को किसका कारक होता है आपको पता ही होगा, कर्म कारक होता है। और अपने हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं, कुल 8 कारक होते हैं। अगर दोस्तों बने रहिए अगले वीडियो तक, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।